तो मुझे कल बोलना था, और कल शाम को जब मुझे आस्था जी ने कहा कि आपको कल 11:30 बजे बोलना है, 11:30 से 12:30, तो मैंने कहा नहीं, कल 12:30 मेरा एक ऑनलाइन भी है, तो उसको सुबह कर लेंगे। अभी चाय के बाद अचानक से आकर के माधव जी ने कहा कि नहीं आपको बोलना है, तो हमने कहा ठीक है भैया, आपका आदेश, बड़े भाई हैं आप और भारत विकास संगठन के राष्ट्रीय संयोजक है, तो आपको तो हम मना ही नहीं कर सकते, तो इसलिए आपके समक्ष में हूँ। मुझे कुछ खास नहीं करना, कल काफ़ी बातचीत किया था युवा विकास संगठन में हमने, तो उसी बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए उस क्रम को ही आगे बढ़ाएंगे। मैं आदरणीय पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ, श्रद्धेय के गोविंद जी को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय बसवराज पाटिल जी को प्रणाम करता हूँ, माधव रेड्डी जी, आस्था जी, सुरेश जी, धवलगी जी, इन सब मित्रों को प्रणाम करता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। मित्रों, हम सब लोगों ने, हमारे गुरु जी एक कथा सुनाते थे। हमारे गुरु जी बगल में रहते थे तेलंगाना में। तेलंगाना में एक जगह है आदिलाबाद, जिसके भी किसी भाई ने चर्चा भी किया था किसी ने कि वहाँ एकलव्य फाउंडेशन का कुछ शिक्षा का काम चल रहा है। तो तेलंगाना में आदिलाबाद में हमारे गुरु जी थे रविंद्र शर्मा गुरु, कुछ लोगों ने सुना भी होगा शायद नाम। 2010-11 में भी, कनेरी में भी, और वैसे भी कई जगहों पे जब भी गोविंद जी बुलाते रहे हैं तो वो जाते थे। तो रविंद्र शर्मा गुरु जी के साथ हम लोगों ने भी एक 10-12 साल हमको अवसर मिला रहने का और उनसे कुछ सीखने समझने का। तो गुरु जी एक कथा सुनाते थे, पुराणों की कथा हम सब लोगों ने सुनी ही है। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार प्रलय आने वाला था, तो सब ऋषि मुनियों ने देखा। इस कथा को हम लोग नैमिषारण्य की कथा के नाम से जानते हैं। तो ऋषि मुनियों ने देखा कि प्रलय तो आ रहा है, तो जल्दी जल्दी वो सब चीज़ों का बीज इकट्ठा करके और एक नाव में चढ़ गए। प्रलय आया, धरती डूब गई, फिर प्रलय शांत हुआ तो लोग निकले और फिर उसके बाद एक लंबे समय तक नैमिषारण्य में बैठ करके और फिर कैसे सृष्टि चलना है, कैसा समाज चलना है, इसकी एक व्यवस्था बनाई। आज हम लोग जिस व्यवस्था में जी रहे हैं भारतीयता के नाम पे, वो व्यवस्था वही है जिस पर हम लगातार बात करते हैं कि पिछले 500-600 सालों से और थोड़ा उससे और पहले से भी हमले हुए हैं, उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई है। तो ये वही व्यवस्था लगातार चली आ रही है, तब से ये पुराणों की कथा है। कभी कभी हमको लगता है कि आज कैसा समाज हो गया। क्या आज हमको नहीं दिखता कि एक प्रलय आया हुआ है? एक विकास के नाम पे, एक आधुनिकता के नाम पे क्या हमको नहीं दिखता कि प्रलय आया हुआ है? एक ऐसा प्रलय आया हुआ है जिसमें हमको सब कुछ डूबता हुआ भी दिखता है और अच्छा भी लगता है। ये विचित्र सा प्रलय है जिसमें हमको सब कुछ नष्ट होता हुआ दिखता है। हमको चिंता भी है कि सब कुछ नष्ट हो रहा है, हमारी प्रकृति नष्ट हो रही है, हमारी गौ माता चली जा रही है, हमारी धरती बंजर हो रही है, जहरीली हो रही है, हमारे खेतों का, हमारे जलाशयों का, हमारी नदियाँ सूख रही हैं। जिन पवित्र नदियों के किनारे हमारी सभ्यताएं विकसित हुई, गंगा, गोमती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, आज इनकी हालत क्या है? कभी इन नदियों के सहारे हमारी सभ्यता बढ़ी थी, आज इन नदियों की हालत क्या कर दिया? ये किसी और भी वजह से नहीं हुआ, ये किसी और ने नहीं किया, ये हम सब ने विकास और आधुनिकता के लालच में किया। और विकास और आधुनिकता का यह जो प्रलय है, ये कितना भयंकर है, इसका हमको कोई अंदाजा ही नहीं है। हम रोज मर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको उसका कोई असर नहीं दिखता। हमारे चेहरे पर सिकन नहीं आती है कि हमारी सभ्यता मर रही है, हमारा समाज मर रहा है, हमारी नदियां मर रही हैं। आज पूरा समाज कैसा हो गया? कभी एक समय था कि लोग दुनिया भर में व्यापार करके आते थे, तीर्थ यात्रा करके आते थे, घूम फिर करके आते थे, विद्या अध्ययन कर करके आते थे, लेकिन जीते अपने गांव में थे। कभी हमारे यहाँ जीने के लिए लोग गांव छोड़ करके नहीं गए। आप बताइए कि आपके दादा परदादा कभी जीने के लिए गांव छोड़ करके गए हो?
सब काम किए हैं, पूरी दुनिया घूमे हैं। सोने की चिड़िया भारत ऐसे ही नहीं हुआ है, कोई सोने की खदान नहीं रही है। हमारे लोगों ने, हमारे किसानों, कारीगरों ने, हमारे विद्वानों ने अपने परिश्रम से दुनिया भर से यश गौरव सब इकट्ठा किया, धन संपदा वैभव इकट्ठा किया, और कोई लूट करके इकट्ठा नहीं किया, अपने परिश्रम से इकट्ठा किया। उससे भारत सोने की चिड़िया हुआ, उससे भारत विश्व गौरवशाली हुआ। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? और वो पूरा समाज कभी भी सब कुछ करने के बाद जीने के लिए कभी अपना गांव छोड़ करके नहीं गया। लेकिन आज विकास और आधुनिकता के नाम पर कोई एक व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि वो अपने गांव में जी रहा है। हमें से कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं जिस घर में रह रहा हूं मेरा बेटा भी उसी घर में रहेगा, उसका भी बेटा उसी घर में रहेगा। और कभी तो ऐसा था कि पीढ़ियां गुजर जाती थी। लोग कहते थे हमारे इस घर में 5वीं पीढ़ी है। 5वीं पीढ़ी का मतलब 250 साल होता भैया। कभी लोग बोलते थे कि हमारी 7वीं पीढ़ी है। आज हम सोच नहीं सकते, कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर में मेरा बेटा भी रहेगा। आज पूरा भारत का समाज एक संचार जाति वाला समाज हो गया, और केवल इसलिए भागदौड़ कर रहा है। कोई बनारस से निकल करके बंबई जा रहा है, कोई दिल्ली से निकल करके दौलताबाद जा रहा है, कोई मुंबई से निकल करके अमेरिका भागा जा रहा है, कोई केरल से निकल करके कहाँ ऑस्ट्रेलिया भागा जा रहा है, और सिर्फ किस लिए? 2 वक्त की रोटी के लिए। इससे ज्यादा भी कुछ मिल रहा है क्या? सिर्फ इसीलिए ना कि हम कुछ पैसा कमा लेंगे। एक इस छोटे से काम के लिए कि हमारा जीवन चल जाएगा, हमने अपना परिवार छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, गांव छोड़ा, समाज छोड़ा, राज्य छोड़ा और देश भी छोड़ा। कभी गोविंद जी कहते हैं ना कि हमारा जिला, हमारा गांव, हमारा गांव, हमारा जिला, हमारा जिला, हमारी दुनिया। कभी हमारे यहाँ था हमारा गांव, हमारी दुनिया है। हम अपने गांव में पूरी अपनी दुनिया बसा के रखे थे। दुनिया में जो कुछ भी था वो सब हमने अपने गांव में किया। कला के क्षेत्र में जितने सारे काम हो सकते हैं सब हमने अपने गांव में किए। विज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ भी हो सकता है सब हमने अपने गांव में किए हैं। कहीं दुनिया में कहीं और नहीं गए करने को, सब हम अपने गांव में किए, अपने गांव में जिए। एक वो समाज था और आज एक ये समाज है। तो मैं मानता हूं कि ये एक प्रलय आया हुआ है। ये प्रलय, इस प्रलय का नाम है विकास और आधुनिकता। और इस प्रलय में, इस प्रलय की आधि में सब कुछ रहा है। केवल हमारी अर्थव्यवस्था नहीं टूटी है, केवल हमारा समाज नहीं टूटा है, केवल हमारी राजनीति नहीं चरमराई है। इस प्रलय में हमारा वह तंत्र भी टूट गया है, वह तंत्र भी मजबूर हो गया है, कहीं पीछे चला गया है। जो कभी हमारे समाज का आधारभूत तंत्र होता था, वह आध्यात्मिक जगत, जो भौतिक जगत को संचालित करता था, वह तंत्र भी टूट गया है। इस कदर यह प्रलय आया हुआ है। अब ऐसी परेशानी, कभी कभी ऐसा समझ में आता है कि कैसे लोग इतने सरलता से जी लिए। हमारे जीने के लिए क्यों बाहर नहीं गए? तो गुरु जी एक बहुत अच्छा बताते थे कि देखो, सृष्टि में हर एक जीव के लिए आहार की व्यवस्था जो है सुनिश्चित है। कोई भी जीव होगा उसके आहार की व्यवस्था सुनिश्चित है। एक चींटी है, उसको अपने आहार के लिए कितना चलना होता है? एक दिन में 2-3 फरलांग चलना होता है। एक पशु है, उसको अपने आहार के लिए कितना चलना होता है? इतना कि सुबह निकले तो एक शाम को वापस घर में आ जाए। एक पंछी निकला है तो लौट करके शाम को घोंसले में आ जाए। सृष्टि में हर एक के अगर आहार की व्यवस्था है तो क्या मनुष्य के आहार की व्यवस्था नहीं है? हमारे ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्था बनाई उसमें मनुष्य की भी आहार की व्यवस्था। एक शाम को निकले, 10-20 किलोमीटर गए, घूम करके वापस अपने घर में, अपने परिवार में आए। आज क्या हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि हमारा पूरा राजनीतिक तंत्र, हमारा पूरा आर्थिक तंत्र, पूरा हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारा पूरा शिक्षा तंत्र
हमको यह सुकून दे सके कि हम सुबह निकलें और शाम को अपने घर आ जाएं। वो सुकून हमको आज हमारा कोई भी तंत्र देने की स्थिति में नहीं है। आज हम सिर्फ और सिर्फ जीने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ से वहाँ भाग दौड़ कर रहे हैं। तो गुरु जी कहते थे अब हम संचार जाति वाले हो गए। और संचार जाति वाला जो समाज हो जाता है, जो इतनी परेशानी में जीने वाला समाज होता है, उसकी क्या सभ्यता और क्या संस्कृति होगी? उसकी कोई सभ्यता संस्कृति हो सकती है क्या? जिस समाज का मन इतना परेशान है, जो आदमी तन, रोज नारा लगाते हैं ना भारत माता की जय, और उसके बाद कहते हैं तन मन धन से भारत माता के लिए समर्पित है। कल मैं बच्चों को कह रहा था, विद्यार्थियों को, भैया तन बीमार है, मन परेशान है, धन है नहीं, तुम समर्पित क्या करेंगे भारत माता को? क्या समर्पित करेंगे भारत माता को? इतनी परेशानी में हमारी जिंदगी चल रही है और हम भारत माता की जय फिर भी बोल रहे हैं। यही इस विकास और आधुनिकता का मोह जाल है, जिसने हमारी आंख पर गांधारी की तरह पट्टी बांध रखी, जो हमको दिखता नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। हमको कुछ दिख ही नहीं रहा। इस विकास और आधुनिकता के नाम पर हमको कुछ नहीं दिख रहा है। तो मुझे एक बात बहुत अच्छी याद आती है, आप सबने पढ़ी होगी। उत्तरकांड, रामचरितमानस का जब उत्तरकांड में गरुड़ जी का जाते हैं काकभूषुंडी जी महाराज के आश्रम, तो वहां वो जाते हैं तो कोई संवाद नहीं होता है उनका, अभी शुरू नहीं है कोई संवाद। लेकिन गरुड़ जी महाराज कहते हैं काकभूषुंडी जी महाराज से कि मैं यहां आया तो मेरा मोह, भ्रम और संदेह तीनों दूर हो गए। आज हम अगर किसी देश के किसी भी आश्रम में चले जाएं तो सबसे पहले ये तीनों चालू होता है। सबसे पहले भ्रम होता है कि मठ है कि होटल है, फिर जो है भ्रम पैदा होता है कहीं हम गलत जगह तो नहीं आए, फिर संदेह पैदा होता है ये बना कैसे है, ये क्या फर्क आ गया है आश्रम बनाने में। जिस बात की चर्चा गरुड़ जी महाराज कर रहे हैं और आज हम जब देखते कि फर्क क्या आया है, ये फर्क जो सवेरे डिजाइन की बात कर रहे थे गोविंद जी, वो डिजाइन का फर्क आ गया। आज हमारी शिक्षा का पूरा डिजाइन बदला हुआ है, आज हमारी अर्थव्यवस्था का पूरा डिजाइन बदला हुआ है, आज हमारी राजनीति का पूरा डिजाइन बदला हुआ है, शासन तंत्र का पूरा डिजाइन बदला हुआ है, आज हमारे न्याय तंत्र का पूरा डिजाइन बदला हुआ है। ये सब डिजाइन उखड़ करके पिछले 500-600 सालों में जो यूरोप, अमेरिका और अरब का कचरा था वो हमारे सर पे आके बैठ गया। वो सब हमारे सर पे आके बैठ गया और हम उसको ढो रहे हैं किस नाम पे? विकास और आधुनिकता के नाम पे। ये सारा कचरा हम ढो रहे हैं केवल और केवल 2 शब्दों के नाम पे कि हम विकास कर रहे हैं और हम आधुनिक हो रहे हैं। कैसा विकास कर रहे हैं, कैसा आधुनिक हो रहे हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, कल भी दिया था मैंने बच्चों में। और ये डिज़ाइन का मसला है, बहुत सारे उसके उदाहरण हैं। अगर इस उदाहरण को आप पकड़ लेंगे तो आपको कोरोना की समस्या का समाधान मिल जाएगा। कोरोना की समस्या का दूसरा कोई समाधान नहीं है, लेकिन इस डिज़ाइन में, इस कहावत में कोरोना की समस्या का समाधान है। हमारे उत्तर भारत में पता नहीं है कैसा चलता है, मुझे मालूम नहीं। हिंदी में बोल रहा हूँ तो कन्नड़ के और तेलुगु के लोग समझ पाएंगे कि नहीं मुझे। हमारे उत्तर भारत में एक कहावत चलती है, घर में खाना बाहर पकाना। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है खाना घर में खाना है, संडास बाहर जाना है। अभी क्या हो गया है? अभी क्या डिजाइन हो गई हमारे घर? हर एक आदमी बाहर खाना खा रहा है और संडास कहाँ उठा के लेके आए? मंदिर के घर में मंदिर था, मंदिर के बगल में संडास। अब फिर उसके बाद सोच रहे कि हनुमान जी की कृपा भी नहीं हो रही है। तो क्या पागलपन है हमारा।
पहले तो एक घर में एक संडास होता था, चलो गनीमत थी, वो कहीं पीछे कोने में कहीं उधर होता था। अभी तो कमरे कमरे में संडास हो गया है। इस कोरोना महामारी ने जो हमको सीख दिया है, उसकी सबसे बड़ी अगर कोई समझ हो सकती है तो वो इस डिज़ाइन है। कोरोना में हमने क्या किया, एक शब्द आया ना, इम्यूनिटी सिस्टम। ये इम्यूनिटी सिस्टम हमारा कहाँ गायब हो गया, किसने गायब किया, कैसे गायब हो गया? और इस इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करने का कोई ना इंजेक्शन है और ना कोई दवाई है। ये इम्यूनिटी सिस्टम सिर्फ एक चीज़ से ठीक होती है, वह आपकी जीवन शैली है, जिसमें खान पान, वेशभूषा, भवन, भोजन, ये सब आता है। हमारा खान पान बिगड़ गया, पेप्सी कोला पी रहे हैं, टॉयलेट क्लीनर। राजीव दीक्षित जिनके साथ में रहा 10 साल, वो कहते थे, कहते थे बच्चे बड़े, उसके उनके भाषण के बाद बच्चे आते थे, कहते थे ये टॉयलेट क्लीनर आपने बोल दिया, आज के बाद नहीं पीना है क्या? बोलते थे पी करके देखो टॉयलेट साफ हो जाता है। हम पेप्सी कोला पी रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहा है, बर्गर खा रहा है। खाने के नाम पर जितना कचरा हो सकता, हमने जो पेट था। अच्छा, फिर बड़ी मज़ेदार बात है, हम लोग सनातनी है ना, तो हम लोग एक और बात कहते हैं, कड़ में भगवान है, हमारे शरीर में भगवान है, मैं मंदिर में नहीं जाऊँगा, मैं भगवान तुम्हारे अंदर है। और जहाँ भगवान बैठा हुआ है, जहाँ अंदर, वहीं कचरा सब ठेल दे रहे हैं। यहीं भगवान बैठा है और वहीं सब पिज्जा, बर्गर, टॉयलेट क्लीनर सब वहीं डाल दे। क्या कर रहे हैं? ये सब किसी और नाम पे नहीं कर रहे, ये केवल विकास और आधुनिकता के नाम पे कर रहे। इम्यूनिटी कहाँ से बढ़ेगी आपकी? खा रहे सब कचरा, जिस घर में रह रहे हो उसमें सूरज की रोशनी नहीं आती। हमारे घर की डिज़ाइन कैसी हो गई? पहले घर बनता था, उसमें हवा भी, एक पेड़ भी रहता था, एक पौधा भी रहता था, सूरज की रोशनी आने का एक स्थान भी होता था। घर के बारे में शिल्प शास्त्र में बहुत सुंदर कहा है। कभी शिल्प शास्त्र में जिन लोगों ने पढ़ा होगा, घर की डिज़ाइन के बारे में इतना सुंदर कहा गया। और घर के बारे में एक कहावत होती थी, घर से निश्चिंत रहो। घर से निश्चिंत रहो का क्या मतलब होता है? कि घर ऐसा होना चाहिए जो हमको परेशान ना करे आर्थिक रूप से। घर ऐसा होना चाहिए जो हमको सामाजिक बनाए। घर ऐसा होना चाहिए जो हमको संस्कार दे। आज का घर क्या है? आज का घर हम मर खप करके पूरी ज़िंदगी की कमाई लगाते हैं घर में, और जब तक उस घर में डाइनिंग टेबल के स्थान पर डाइनिंग टेबल नहीं आ जाता, उधर टीवी रखने के स्थान पर 25,000 का टीवी नहीं आ जाता, उधर डबल बेड नहीं आ जाता, उधर फ्लावर पॉट नहीं, तब तक वो घर ही नहीं लगता। जब तक हम घर को म्यूजियम नहीं बना लेते, तब तक घर नहीं लगता। और ये सब किसके नाम पे करते हैं? अरे कोई आएगा तो क्या सोचेगा कि कैसा घर है इसका। अरे 50 साल पहले भी लोग हमारे घर में आए हैं ना, हमने अतिथियों का अपने घर में स्वागत किया है ना। कैसे किया है? बहुत बढ़िया से आते थे लोग, आए मेहमान आए हैं घर में, सतरंजी बिछाइए, चटाइयाँ बिछाइए, दरी बिछाइए, और उसके बाद जो है उनका स्वागत सम्मान हुआ, वो चले गए, सतरंजी उठा के रख दिया। घर में एक भी जगह कोई ऐसा सामान नहीं होता था जो कि हमको परेशान करे, जो कि घर में जगह घेरे। आज जब तक घर में जगह घेरने वाली चीज़ें ना आ जाएं, तब तक घर घर नहीं लगता। आप एक मकान बना लो आज की डिज़ाइन का, और उसमें जब तक ये सामान ना रख लो, आपका मन नहीं करेगा कि उस घर में जाए, लगेगा क्या भूत बंगला है, ये कहाँ बैठ गए। लेकिन पहले हमारे घर कितने सरल घर थे, इसलिए कहा गया कि घर से निश्चिंत रहो। घर की डिज़ाइन ऐसी। हमारा घर कभी आर्थिक रूप से हमको परेशान नहीं करता था, और घर हमेशा हमारा सामाजिक बनाता था। सामाजिक, मनुष्य को सामाजिक बनाने की सबसे पहली सीढ़ी हमारे घर से होती थी। वो घर ही हमको सामाजिक बनाता था। वो घर हमको सभ्यता दिखाई देती, उस घर से हमको सभ्यता मिलती। आज हमारे घर की डिज़ाइन ऐसी है कि हम बीमारियां उस घर में, जिस घर में हम मर खप करके बना रहे हैं, सारा पैसा लगा रहे हैं, वो घर ही हमको बीमार कर रहा है। कोई दूसरा बीमार नहीं कर रहा आपको। आपने जो घर बनाया है अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा करके, वो घर आपको बीमार कर रहा है। कभी हमने ऐसा घर नहीं बनाया। ये 40-50 साल में बनना शुरू किया। बढ़िया घर होता था, एक आंगन होता था, शाम को सब बैठते थे,
चूल्हा जलता था। हमारे नाना जी बड़ी मैं सोचता हूँ कभी कभी कि हमारे लोगों ने कितने परिश्रम से एक सभ्यता बनाई थी, कितने परिश्रम से एक सभ्यता बनाई थी। मैं एक दिन बहुत छोटा था तो अपने नाना जी से पूछ रहा था कि आप लोगों ने, आप बड़े काश्तकार थे, बड़ी खेत जमीनें थी उनकी, तो मैं उनसे पूछता था कि आपने इतने लोगों को ला करके यहाँ बसा दिया और इनको मान लीजिए कैसे पता चलता होगा कि इनके यहाँ आज खाना बना? बोले ये तो बहुत साधारण सी बात है ना, जिसके घर में शाम को धुआं नहीं निकला, जिसके घर से पता चल जाता था कि आज के घर में आज चूल्हा नहीं जला है, और चूल्हा नहीं जला है तो उसको पता कर लेते थे भैया तेरे घर में आज चूल्हा क्यों नहीं जला है, कोई बीमारी हो गई क्या, कोई तकलीफ हो गई क्या, कोई कमी हो गई क्या। आज तो आदमी 7-8 दिन बंद रह करके मर जाएगा, हमको पता नहीं चलता है कि उसके घर में चूल्हा तो छोड़ दो, वो आदमी कहाँ है। ऐसा घर हो गया हमारे जीवन की डिजाइन ऐसी हो गई। इतनी परेशानी वाली जिंदगी जी रहे हैं हम सिर्फ 2 शब्दों के सहारे, सिर्फ 2 शब्दों की मोह माया में हम इतनी परेशानी वाली जिंदगी जी रहे हैं। वो 2 शब्द कुछ नहीं है, सिर्फ 2 शब्द है, विकास और आधुनिकता। हमको इस आधुनिकता और विकास से जिस दिन हम बाहर आ जाएंगे, आजकल भारतीयता की बहुत बात चल रही है, कल मुझे भारतीयता और गांधी जी और धर्मपाल जी पे ही व्याख्यान दे रहा है। आजकल भारतीयता पे बहुत बात चल रही है। भारतीयता कुछ नहीं है, भारतीयता के सर पे आधुनिकता और विकास का एक चादर उड़ा दिया गया है, उस चादर से भारतीयता ढक दी गई है। विकास और आधुनिकता के उस चादर को उठा करके हम फेंक दें, भारतीयता अपने, क्योंकि भारतीयता में स्वयं में वो पराक्रम है, उसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त नहीं करना है। भारतीयता की जीवन शैली ऐसी है कि वो आपके अंदर गौरव भर देगी। भारतीयता की जीवन शैली ऐसी है जो आपको सामाजिक बना देती है। भारतीयता की जीवन शैली ऐसी है जिसमें कोई छोटा बड़ा दिखता ही नहीं है। स्त्री हो पुरुष हो, हम जब तक भारतीय जीवन शैली में जिए हैं आप भेद नहीं कर सकते थे। एक स्त्री हो उसके भी बड़े बाल है, एक पुरुष है उसके भी बड़े बाल है, वो भी कान में कुछ पहनी हुई है, वो भी कान में कुंडल पहना हुआ है। वो स्त्री भी चाहे जिस समाज की हो, एक ऊपर से लपेट लिया है, एक नीचे से लपेट लिया है, वो भी पुरुष है, एक ऊपर से लपेट लिया, एक नीचे से लपेट लिया है। क्योंकि हमारे यहाँ सिला हुआ वस्त्र तो पहना ही नहीं जाता था, हमारे यहाँ दर्जी नहीं हुआ है, हमारे यहाँ बुनकर हुए हैं, कपड़ा बुनने वाले हुए हैं, दर्जी कपड़ा सिलने वाले नहीं हुए हैं। सिला हुआ कपड़ा कभी नहीं पहना गया हमारे यहाँ। और ये 500-600 साल पहले की बात है। एक प्लेन कपड़े को आप कल्पना करिए, ये सब चित्र देखिए आप, मैं अभी सुबह से इन चित्रों को देख रहा हूँ, ये सब चित्र देखिए आप इनकी ओरिजिनल पेंटिंग्स और चित्रों को देखेंगे, एक भी राजा महाराजा का आप वस्त्र उठा करके देख लीजिए, किसी का कपड़ा सिला हुआ नहीं है, कोई साधु संत का कपड़ा सिला हुआ नहीं है। लेकिन एक सादे सफ़ेद कपड़े को, एक सिंपल से प्लेन कपड़े को कितने तरीके से हमारे समाज में हमारे लोगों ने पहना है, कितनी डिज़ाइन से। अरे एक फेटा बांधने के कितने तरीके हैं, एक पगड़ी बांधने के हिंदुस्तान में कितने तरीके हैं। राजस्थान का आदमी पगड़ी बांध करके खड़ा हो जाए तो हम बता देते हैं कि राजस्थान का है। वही महाराष्ट्र वाला कोई मिल जाए मराठी अपना तो उसको बता देंगे वो, अरे ये तो मराठा है। कोई दक्षिण वाला दिख जाएगा, अरे ये तो दक्षिण। एक पगड़ी पहनने से 20 स्त्रियां खड़ी हो जाए, तेलंगाना की स्त्री खड़ी हो जाए, तमिलनाडु की स्त्री खड़ी हो जाए, केरल की स्त्री खड़ी हो जाए, बंगाल की स्त्री खड़ी हो जाए, उड़ीसा की खड़ी हो जाए, उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल की खड़ी हो जाए, पंजाब की खड़ी, सब स्त्रियां भारतीय तरीके से अपना एक परिधान पहन के खड़ी हो जाए, आप बता देंगे, आपको पूछना नहीं पड़ेगा, ना आपको भाषा की टेंशन, ना उनसे कुछ पूछने की जरूरत। आप बता देंगे ये बंगाल की है, ये उड़ीसा की है, ये दक्षिण की है, ये तेलंगाना की है, ये तमिल की है, ये गुजराती है, ये मलयाली है, ये मराठी है, बता देंगे। कैसे? एक वस्त्र पहनने के ढंग से।
ये जो वस्त्र पहनने के ढंग आए बनाए गए हमारे, ये जो वस्त्र पहनने का ढंग था हमारा, ये हमारी सौंदर्य दृष्टि का परिचय था, यही हमारी संस्कृति का परिचय था, जिसको हम सांस्कृतिक विविधता कहते हैं ना। राष्ट्र की सांस्कृतिक विविधता हम बहुत नारा देते हैं कि हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में बहुत विविधता है और उस विविधता में एकता है। तो विविधता में एकता इसी प्रकार से रही। ये जो आजकल हमारी बहनें पहनती हैं ना गोल साड़ी, मैं आजकल पूरे हिंदुस्तान में एक ही प्रकार की गोल साड़ी पहनी जाती है। इसकी कहानी बड़ी अच्छी है। ये गोल साड़ी पहनने के ट्रेनिंग सेंटर चलाए गए थे। जैसे चाय, पहले शुरू में चाय पिलाने के लिए अंग्रेजों ने पैसा भी दे करके चाय पिलाते थे, तो वैसा ये साड़ी पहनने के लिए भी ट्रेनिंग सेंटर चलाया गया था। और सबसे पहला ट्रेनिंग सेंटर खोला था रविन्द्रनाथ टैगोर की मौसी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर के मौसा जी जो थे वो वकील थे, तो उनको जाना होता था अंग्रेज़ों की पार्टियों में। अब अंग्रेज़ों की पार्टियां में अंग्रेज़ों की महिलाएं भी आती थी, तो उनकी महिलाएं आती थी, तो इनकी रविन्द्रनाथ टैगोर की मौसी ने अपने पति से कहा कि हमको भी चलना है, हमको भी जाना है। आप, अरे तुम कैसे जाती हो, वो तो देखो कैसे पहन करके आती। तो वो कुछ नहीं पहनती थी वो अंग्रेज महिलाएं, एक नीचे घाघरे जैसा रहता था, एक ऊपर से ऐसा रहता था। पुराना अंग्रेज महिलाओं का आप वस्त्र देखेंगे तो ऐसा रहता था। तो उन्होंने वहाँ से वो गोल साड़ी पहनना शुरू किया, उसकी पद्धति सीखी और उसका बहुत बढ़िया से ट्रेनिंग सेंटर चलाया। कल मैं अभी गोविंद जी से कह रहा था, इतना ये धोती पहनना अभी कितना कठिन हो गया है। हर आदमी को लगता है कितना कठिन है धोती पहनना। कभी यही धोती सबसे आसान काम होता था, हर आदमी पहनता था, हर आदमी धोती पहनता था। आज किसी को बोल दो कैसा संभालेंगे धोती यार, हम बात तो सही, कैसा संभालेंगे। कभी यही धोती सब लोग पहनते थे। इतनी परेशानी वाली जीवन शैली हो गई है। ये जीवन शैली किसी और चीज के नाम पर हमारी जिंदगी में नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ क्या किस नाम पे आई है? आधुनिकता के नाम पे और विकास के नाम। एक बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तिब्बत सरकार में प्रधानमंत्री रहे, जो निर्वासित तिब्बत सरकार है, धर्मशाला में अभी भी रहते हैं। मैं एक बार उनसे चर्चा कर रहा था, बनारस में रहे वो तिब्बती संस्थान के, जैसे बंगलौर में एक सेंटर है तिब्बती भाइयों का, वैसे बनारस में भी बहुत बड़ा सेंटर है। तो मैं उनसे बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि देखो कर्म चक्र और काल चक्र कभी पीछे नहीं चलता, वो आगे चलता है। कर्म चक्र और काल चक्र कभी पीछे चलने का कोई विधान होता तो निश्चित रूप से हम पीछे चलते, क्योंकि जितना गौरवशाली समाज हमारा जीवन रहा है पीछे, उसके बारे में केवल सोच करके इतना आनंद आता है, तो वैसा जीने में कितना आनंद आता रहा होगा। लेकिन कभी भी काल चक्र कर्म चक्र पीछे नहीं चलते, और इसीलिए इतिहास बना है कि हमको उससे सबक लिखना है, सीखना है, और आगे कैसा जीना है वैसा व्यवस्थित कर लेना है। तो आज का भी वही सबक है, आज कोई नया सबक नहीं है, आज का भी वही सबक है कि हम अपने उस गौरवशाली इतिहास से, उस पीछे के इतिहास से सीखें कि हम क्या थे, कैसे हमारा गौरवशाली समाज बना था। आज तो एक संस्था को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, 2025 में वो संस्था को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, और वो संस्था का एक ही नारा है, मैं सुन रहा हूँ जब से बचपन में मैं भी गया हूँ उस संस्था के कामों में, शाखा में गया हूँ, थोड़े दिनों तक छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक भी रहा। उस संस्था का एक ही नारा है, राष्ट्र को परम वैभव पे पहुंचाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है। मेरे को समझ में नहीं आता भैया तुम्हारा कार्यक्रम क्या है भारत को विश्वगुरु। एक कार्यक्रम तो बनाओ ना भारत को विश्वगुरु बनाने का, बताओ ना क्या कार्यक्रम। हमारे लोगों ने कभी कोई एक पीछे इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी किसी ने कहा कि भारत को परम वैभव पर पहुंचाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है। अरे वो काम ऐसा कर रहे थे कि भारत विश्वगुरु बना हुआ था, वो जीवन ऐसा जी रहे थे कि भारत विश्वगुरु बना हुआ था। हमारे जीवन से वो सारे तत्व कहीं बाहर चले गए आधुनिकता और विकास के नाम पर, और अब हम लोगों ने जो जीवन ओढ़ लिया है अपने ऊपर पिछले 500 साल 600 साल की गुलामी में, पहले मुगलों की गुलामी में, और मुगलों की गुलामी को तो मैं दूसरे ढंग से देखता हूँ। मुगलों की गुलामी में एक चीज़ थी
जिसमें समाज पर बहुत असर नहीं था, शासन पे ज़्यादा असर था। लेकिन अंग्रेज़ों की गुलामी में शासन का असर समाज के एकदम सबसे निचले तबके तक हुआ है। अंग्रेज़ों का असर शासन के उस निचले तबके तक हुआ है। और किसान, कारीगर, मतलब आप कभी इतिहास उठा के पढ़िए, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, निश्चित रूप से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। मैं कारीगरों की दुर्दशा का इतिहास जब पढ़ता हूँ तो आंखों से आंसू आते हैं। हम ही पढ़ते हैं ना कि बंगाल में ढाका का मलमल कैसा होता था कि एक अंगूठी में पूरा कपड़ा आ जाए, यह हम ही पढ़ते हैं। उस कारीगर को किसने मार दिया? उस कारीगर को इसी अंग्रेजियत की व्यवस्था ने मारा, इसी विकास और आधुनिकता की व्यवस्था ने उस कारीगर को मारा। आज जिसकी बात गोविंद जी कर रहे थे कि आज 8 आदमी पर एक गाय रह गई, ये गाय को किसने मार दिया? कौन खा गया गाय? हम क्यों रोज रोज चिल्लाते रहते हैं कि मुसलमान काट के खा गया गाय? इस देश में 25 करोड़ मुसलमान है, 85 करोड़ हिंदू है। ये 85 करोड़ हिंदू अपनी गाय को क्यों नहीं बचा पा रहे? क्योंकि आपका गाय से रिश्ता खत्म हो गया। हमने अपनी जिंदगी से जिसको माता कहते थे उसे लात मार करके कत्लखानों में पहुंचाया है। और फिर हम कहेंगे कि भगवान हमको विश्वगुरु बनाएगा, जिंदगी में कभी नहीं बनाएगा। 100 जन्म ले ले हम विश्वगुरु नहीं होने वाले। भारत माता की जय नहीं होने वाली है। करपात्री जी महाराज एक ही बात करते थे, गौ माता की जय करो, भारत माता की जय अपने आप हो जाएगी। 2014 में गोविंद जी के साथ मीटिंग में बैठा था मैं, अगस्त में, और तब हम लोगों ने एक चर्चा किया था कि सरकार ने जो पहले कुछ आदेश 2014 में सरकार बनने के बाद जो पहले कुछ फैसले किए थे, उन फैसलों में एक फैसला ये भी था कि भारत में जो कत्लखाने चलते हैं, उन कत्लखानों में जो यंत्र लगे हुए हैं, उन यंत्रों के लिए विदेशों से इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाएगी। ये कौन सी सरकार थी? बिना गौ माता की जय किए भारत माता की जय का कौन सा हमारे पास पराक्रम है जो हम कर लेंगे? हम मुगालते में हैं, हम भ्रम में जी रहे हैं, हमारे नीचे से धरती खिसकी हुई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम छत पे बैठे। हमारा पंत प्रधान मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम पर एक म्यूजियम बनाता है मंदिरों का। मैं उसी काशी से आता हूं, ले जाकर के दिखाया था गोविंद जी को कि देखिए कि आपके पंत प्रधान ने कैसे इन मंदिरों को उजाड़ दिया है। इतने खूबसूरत मंदिर, 150 से ज्यादा मंदिरों को फोटोग्राफ्स रखा हूं, उन डिजाइनों को जिंदगी में कभी नहीं पा सकते। ये हमारे कारीगरों की देन थी। उन मंदिरों को, उन विग्रहों को दर्शन करने लोग आते थे। आज हमने उसको एक म्यूजियम में रख दिया और कह रहे हैं कि हमने विकास कर दिया। आज हम जिस विकास और आधुनिकता के नाम पे जिस जीवन शैली में फंसे हैं, इसमें हमारी पूरी सभ्यता नष्ट हुई है। मेरा आप सबसे एक ही आग्रह है कि आज अगर भारत माता को बचाने का कोई कार्यक्रम चलाना है तो हमारे पास 4 कार्यक्रम के अलावा 5वां कोई कार्यक्रम नहीं है। ये 4 कार्यक्रम हम चला लेंगे, भारत माता अपने आप गौरवशाली हो जाएंगी, भारत माता का जय हो जाएगा। पहला कार्यक्रम है भूमि की समृद्धि। हमको अपनी भूमि को समृद्ध करना, हमको अपना अनाज विदेश में नहीं बेचना यार। हमको किसान तय कर ले, हम अपना खाएंगे यार, हम उतना ही खाएंगे जितना हम पैदा करेंगे, लेकिन अपनी धरती माता में हम जहर नहीं डालेंगे। डालेंगे तो गौ माता का गोबर डालेंगे, उसका गोमूत्र डालेंगे, धरती बंजर होने से बच जाएगी। हम तय कर ले कि हम अपनी नदियों को सूखने नहीं देंगे, हम तय करें कि हम अपनी नदियों में अपना मलमूत्र नहीं जाने देंगे,
काहे के सनातनी हम हैं, काहे के हिंदू हम हैं। रोज गंगा और गोमती में जो है, गोदावरी में, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा में टनों मलमूत्र भेजते हैं। उसी संडास का पानी जाता है रोज गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और यमुना में। और हम रोज कह रहे हैं कि हम धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय। नहीं होने वाला भैया, नहीं होने वाला। सनातन धर्म की जय करना है तो गौ माता की जय करो। गौ माता की जय तब होगी जब खेत में गाय होगी, खेत में बैल होगा। हमारे बच्चों का पोषण ठीक होगा, माताओं का पोषण ठीक होगा, बच्चे हिष्ट पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे। हमको अस्पताल जाने का कार्यक्रम नहीं चाहिए भैया, हमको एम्स नहीं चाहिए भैया, हमको स्वस्थ रहने का कार्यक्रम बताओ कि हम स्वस्थ कैसे रहें। स्वस्थ रहने का एक सबसे अच्छा कार्यक्रम है गौ माता को पालो पोसो। गौ माता जो है वो आपको दूध देंगी, उसके पोषण से हमारा स्वस्थ जीवन होगा। और गौ माता हमारे घर में आ जाएंगी, हमारे गाँव में रहने लगेंगी, तो इतना तो काम हो ही जाएगा कि धरती माता समृद्ध हो जाएगी। और धरती माता समृद्ध होगी तो हमको जहर मुक्त खेती मिलेगी, जहर मुक्त अनाज मिलेगा। तो सबसे एक कार्यक्रम जो करने वाला है वो भूमि को समृद्ध करें। दूसरा कार्यक्रम परिवार को समृद्ध करें। कोविड के समय, कोविड से ठीक पहले आप लोग पता नहीं खबरें पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, आप जरा इंटरनेशनल इकोनॉमिक की जो पॉलिसीज़ बनती है, जो उनकी खबरें आती पढ़िए। दुनिया भर में ये जो संचार क्रांति के यंत्र हैं, इनके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे। और ये कोविड के बाद बच्चा बच्चा इसका बीमार हो गया। दर्जा 1 में पढ़ने वाला लड़का है, बच्चा है, 6ठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, उसको तुम ऑनलाइन पढ़ा के क्या करेंगे यार। उसको तुम लत लगा रहे हो मोबाइल का, उसको तुम लत लगा रहे हो इंटरनेट का, उसकी आंख चौपट कर रहे हो, उसका हेल्थ खराब कर रहे हो। और दुर्भाग्य से हमारा कोई समाज में से खड़ा होकर के नहीं करा, अरे ये पागलपन बंद कर यार, ये कौन सा मूर्खता का कार्यक्रम हमने चला दिया। ये बिल गेट्स के फायदे का कार्यक्रम, हमारे फायदे का कार्यक्रम नहीं है। अभी 3-4 साल पहले तक हम अखबार में खबर पढ़ते थे कि 12वीं तक के बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। ये 2री-3री क्लास के बच्चों को मोबाइल पकड़ाने का कहां से कार्यक्रम आ गया। अरे नहीं पढ़ेंगे, खेलेंगे बच्चे, तुमको क्या टेंशन है। नहीं साहब, बच्चे पढ़ने चाहिए, ऑनलाइन पढ़ने चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। सब बच्चों का हेल्थ खराब हो गया। तो दूसरा कार्यक्रम, अपने परिवार को इन संचार के माध्यमों से जितना दूर रखेंगे, हम भारतीयता में वापस आ जाएंगे। तो ये दूसरा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम भूमि की समृद्धि, दूसरा कार्यक्रम परिवार की समृद्धि। परिवार की समृद्धि धन वैभव से नहीं होती है। परिवार की समृद्धि परिवार में जीने वाले हर एक व्यक्ति के बीच में होने वाले संवाद से होता है, इतना ध्यान रखिए। परिवार की समृद्धि परिवार में जीने वाले हर एक व्यक्ति के बीच में संवाद कायम होगा तो परिवार समृद्ध होगा। बेटा बहू उस कमरे में है, माँ बाप उस कमरे में है, बेटी बेटा इस कमरे में है। सुबह उठे, चाय पिए, खाना खाए, चल दिए, फिर रात में आए थोड़ा सा, हाँ ठीक है, अच्छा है, ऐसा है, ये संभाल लाना उसको, फिर अपना वो भी मोबाइल में लगाया, व्हाट्सएप पे लगाया, फेसबुक पे लगाया, इंस्टाग्राम पे लगाया, यूट्यूब पे लगाया। क्या सभ्यता संस्कृति बचाएंगे? कौन सी बात कर रहे हैं हम, सभ्यता संस्कृति बचाएंगे? तो परिवार की समृद्धि, और परिवार की समृद्धि का कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम अगर कोई हो सकता है तो हम लोग हर जगह से एक ही आवाज़ उठाएं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं जाना चाहिए। यह हमारे बच्चों का हेल्थ खराब कर रहा है। हमारे बच्चे किसी कंपनी के प्रोडक्ट थोड़ी है। एक माँ ने 9 महीने गर्भ में रख करके बच्चा पैदा किया बड़ी मुश्किल से, और कैसे वो माँ कलेजा चीर करके अपना फिर उसको जो है बड़े आनंद से उसको हाथ में मोबाइल पकड़ा रही, मैं तो सोच करके पागल हो जाता हूँ।
और तीसरा, जब दूसरा कार्यक्रम परिवार की समृद्धि का पूरा होगा तो समाज की समृद्धि आएगी। और समाज की समृद्धि का एक ही कार्यक्रम है कि हम अपने किसानों और कारीगरों से संवाद रखें। हम अपना जितना नज़दीक के किसान और कारीगर से संभाल लेंगे, जितना उसके साथ व्यवहार करेंगे, समाज में समृद्धि आ जाएगी। समाज में समृद्धि का और कोई रास्ता नहीं। टाटा, बिरला, अंबानी, जॉनसन, बाटा, पेप्सी कोला, कोका कोला का सामान ला करके हम अपने घर में रख लेंगे तो उससे समाज में समृद्धि नहीं आने वाली। समाज में समृद्धि तब आएगी जब हम समाज में अपने पास पड़ोस में रहने वाले किसानों और कारीगरों के हाथ का बना हुआ सामान और अनाज लेंगे, उनके साथ संवाद करेंगे, तब समाज में समृद्धि आएगी। और जब भूमि समृद्धि होगी, समाज, परिवार समृद्ध होगा, समाज समृद्ध होगा, तब जाकर के राष्ट्र स्वयं समृद्ध हो जाएगा। राष्ट्र की समृद्धि के लिए हमको कुछ नहीं करना। राष्ट्र की समृद्धि के लिए ये 3 कार्यक्रम है: भूमि को समृद्ध करो, सब परिवार को समृद्ध करो और समाज को समृद्ध करो। और जब राष्ट्र समृद्ध हो जाएगा तो राष्ट्र गौरवशाली भी रहेगा। गरीब राष्ट्र, निर्धन राष्ट्र की, फकीर राष्ट्र की, फटेहाल राष्ट्र की विश्व बैंक के सामने कटोरा लेकर खड़े हुए राष्ट्र का कोई गौरव होता है क्या? IMF के सामने, विश्व बैंक के सामने कटोरा लेके खड़े हैं और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। उसको भी पता ये भिखमंगों का देश है, जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। ये विश्व व्यापार संगठन क्यों हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है? इसीलिए चढ़ा हुआ ना, कटोरा लेके खड़े हैं विश्व बैंक के सामने। इसीलिए चढ़ा हुआ ना हमारे सर पे, क्योंकि हम कटोरा लेकर के खड़े हैं IMF के सामने। तो ये विश्व बैंक के सामने कटोरा लेके खड़े होने से भारत समृद्ध नहीं होने वाला है, राष्ट्र की समृद्धि नहीं आने वाली है। राष्ट्र की समृद्धि आएगी किसानों और कारीगरों की समृद्धि से। किसानों और कारीगरों की समृद्धि का एक ही रास्ता है कि हम उनके साथ संवाद करें और उनकी चीज़ों का उपयोग करें। और राष्ट्र की समृद्धि में ही हर एक व्यक्ति का गौरव है। हमारा गौरव हमारे राष्ट्र से के गौरव से। राष्ट्र गौरवशाली होगा तो हम भी गौरव से कहेंगे हम भारत की भूमि से आए हैं, हम भारत की भूमि में पैदा हुए। तो भारत माता की जय करनी है, भारत को गौरवशाली बनाना है, भारत में जी करके हमको गौरवशाली पूर्ण जीवन जीना है, सभ्यता और संस्कृति वाला जीवन जीना है। तो मेरे पास तो यही मेरी ऐसी समझ बनी हुई है, यही अपना कार्यक्रम है। मैं इतनी ही बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।